हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया हो गए। अच्छी चल रही होगी सभी की तैयारी। अब तो लगातार क्लासेस आ रही है ना। सर संडे की क्लास नहीं है, तो संडे की क्लास भाई हम भी संडे के लिए संडे के दिन ऑफ लेते हैं, तो इसलिए संडे की क्लास नहीं आ पाती। ठीक है, और उसके अलावा किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हो, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक बच्ची का कमेंट आया था कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, बिल्कुल बेटा फाइकोलॉजी होता है, लेकिन उसी के साथ साथ शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी भी होता है। क्या होता है? शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में रवि सर वाली क्लास पे कमेंट आया था, वो आप थोड़ा सा रवि सर से मैं बोल दूंगा, वो आपके कमेंट को देखकर आपका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और बाकी जिन्होंने भी बोला है हमें हमारी जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने टॉपिक चल रहा था मुनेरा जगत। मुनेरा जगत में अपने 4 प्रकार पढ़ लिए थे, अब एक प्रकार को उठाएंगे। कौन सा प्रकार है? जीवाणु। देखो, बताने वाली एक ही बात है कि जीवाणु में क्या होती है, कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कर चुके हैं बात। एक कोशिकीय होता है, और यह ना अकेले नहीं रहते, समूहों में रहते हैं। ये बात भी अपने इसके बारे में कर चुके हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में अपने आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, जीवाणु क्या होते हैं बेटा? वास्तविक पौधे नहीं होते, यानी कि ये पौधे होते ही नहीं है। पहली बात तो ये पौधे नहीं होते। जैसे कि पौधों में कोशिका भित्ति होती है, इन्हीं में भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका भित्ति तो इन्हीं में भी होती है और पौधों में भी होती है। पहली बात, इसलिए ये वास्तविक पौधे नहीं होते। अब आप बोलोगे सर फिर इसे वास्तविक पौधे नहीं होते, तो वो तो हमें भी पता है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें आप कह सकते हो कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बात मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर में करवा चुका हूं। लेकिन ये कोशिका भित्ति, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो आप जब आप शुरू में पढ़ते तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कोशिका भित्ति हो सकता है ये पादप हो, इसलिए इन्होंने बोला है कि ये वास्तविक पौधे नहीं होते। दूसरी बात इसकी अपने क्या बात की थी कल, कि इसमें ना ये स्वयंपोषी होते हैं, तो पादप स्वयंपोषी होते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि जीवाणु स्वयंपोषी है, तो मतलब पादप हो सकते हैं। हाँ, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है फिर? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो इनके अंदर पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसके बारे में अपनी कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब समझिए वास्तविक पौधे नहीं होते। अगली बात, खोज किसने की थी? अब से पहले 1000 बार बता चुका हूं, हर वीडियो के दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने बताया, लगभग आपको याद भी हो गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। चलिए, और मुझे बताइए कि एंटोनी वॉन ने और किस किस की चीज खोज, और किस किस चीजों की खोज की थी? मैंने करवाई हुई है ना ये बात, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में, ये आपका सवाल रहेगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक में और किन किन चीजों की खोज की थी। ठीक है, कब की थी इन्होंने खोज? 1683 या 1683 में इन्होंने खोज कर दी थी। इन्होंने जब जीवाणु को देखा तो कहां पर देखा? तो दांत की खुरचन में देखा। दांत की खुरचन में इन्होंने जीवाणु को देखा, और इन्होंने उसे क्या नाम दिया? यानी कि जीवाणु की खोज किसने की? सर जीवाणु की खोज तो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कर दी। बिल्कुल कर दी बेटा जी, बिल्कुल कर दी। आप अपनी बात पे सही हो। कहां से? कि दांत की खुरचन से इन्होंने खोज कर दी। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को जीवाणु नाम नहीं दिया। तो क्या कहा उन्होंने? उस जीवाणु को क्या बोला? सूक्ष्म जीव। क्या बोला? सूक्ष्म जीव। अब खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु के पिता भी किसे कहा जाता है, या जीवाणु विज्ञान के पिता, बैक्टीरियोलॉजी को बोला जाता है जीवाणु विज्ञान। क्या बोला जाता है बेटा जी? जीवाणु विज्ञान बोला जाता है। किसको? बैक्टीरियोलॉजी को। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। तो फिर सर जीवाणु नाम किसने दिया? अब देखो एक चीज ट्विस्ट समझाता हूं। जैसे आपका बर्थ होता है, आपका बर्थ होता है, हमारा बर्थ हुआ था, हम सभी का बर्थ हुआ था, तो हमारे माता पिता को तो अलग नाम होता है, लेकिन हमारा नामकरण कौन करता है? पंडित जी होते हैं, घर पे रस्म होती है नामकरण की। ठीक है, तो उसी के द्वारा नामकरण किया जाता है। तो जीवाणु का भी फिर नामकरण किसने कर दिया? अहेनबर्ग ने। किसने किया? अहेनबर्ग ने। कब किया? 1829। यानी कि जब जीवाणु हो गया ना कितने सालों का?
ये आप मान के चलिए, ये आप हो गया 200 और 100 और 17, 117, 117 और 29, 117 और 29, 146, 146 साल बाद में नाम दिया। कितने साल बाद में? 146 साल बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा भी कर लेना, लगभग इतना ही आएगा 146। ठीक है, 146 साल बाद में नाम दिया। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बारे में आगे बात करते हैं। हाँ जी, समझ आएंगे भाई। चलिए आगे बात करते हैं। तो नामकरण किसने किया? नामकरण आपका कर दिया अहेलबर्ग ने, कब? 1829 में। ठीक है, अब आपको कुछ ना बातें ध्यान में रखनी है, वो आप देख लीजिए। किण्वन क्या होता है? किण्वन फर्मेंटेशन बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, किण्वन। किण्वन होता है ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी अल्कोहल बनती है या जो आपकी एथेनॉल, अल्कोहल, अब देखो अल्कोहल और एथेनॉल, बेटा अल्कोहल अपने बोलते हैं ना कि शराब में अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है, लेकिन कौन सा? एथेनॉल। कौन सा? एथेनॉल। तो इस शराब को बनाया कैसे जाता है? इस शराब को बनाया जाता है बेटा जी किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। ठीक है, इतनी बात है क्लियर। तो किण्वन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने कर दी थी किण्वन की खोज। किण्वन समझ में आ गया? चलो मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूं क्या होती है। जैसे ग्लूकोज का 6 सूत्र होता है C6H12O6। इसको जब आप तोड़ोगे, इसको जब आप तोड़ोगे, ठीक है, कुछ जीवाणु होते हैं, यीस्ट वगैरह और भी बहुत से होते हैं, इसे जब आप तोड़ते हो तो ये बनता है C2H5OH। ये आपका होता है प्यारे बच्चों एथेनॉल। और जब ग्लूकोज से एथेनॉल बनता है तो यह विक्रिया कहलाती है आपकी फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। ठीक है, चलिए किसने किया था? लुईस पास्चर ने। पदार्थों का सड़ना व रोगों का कारण जीवाणु होते हैं, यानी कि पदार्थ सड़ते हैं। पदार्थ सड़ने का क्या मतलब है? इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पदार्थ सड़ने का क्या मतलब है। चलो आप कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बताओ, मैं तब तक आपके लिए कुछ नई चीज बनाता हूं। देखो पदार्थों का सड़ने का मतलब क्या है? जैसे आपके घर पे फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, ठीक है, खाना होता है, या और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कुछ टाइम बाद क्या होती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, या वो चीजें सड़ जाती हैं, या वो खराब हो जाती हैं। तो आपने कभी विचार किया है कि जो आपके घर पे सब्जियां होती हैं वो खराब क्यों होती हैं? कभी इसके बारे में सोचा है क्यों होती हैं? वो जीवाणु के द्वारा, जीवाणु से खराब कर देते हैं। ठीक है, आप देखना कभी कि आता ना एक सेब, सड़ा हुआ सेब को रख देना अच्छे सेबों के बीच में, तो वो भी सारे सड़े हुए सारे सेबों को क्या कर देगा? खराब कर देगा, है ना? इतनी चीज क्लियर? तो ये चीज किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। तो ये चीज किसने बताई थी? ये बात भी लुईस पास्चर ने बताई थी। अभी एक ना मेरे पास एक ऑफलाइन बच्चे ट्यूशन आते हैं, तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि सर सब्जी तो 2 दिन बाद में खराब हो जाती है जो अपने बनाते हैं, तो अचार क्यों नहीं खराब होता जो इतने टाइम तक पड़ा रहता है? सोचने वाली बात है ना, सब्जी तो खराब हो जाती है लेकिन अचार क्यों नहीं खराब होता? तो देखो प्यारे बच्चों, भोजन को सुरक्षित करने के लिए, जब आप 6वीं या 7वीं क्लास की साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको करवाया जाता है कि भोजन को संरक्षित करने के लिए, देखो अपने जब सब्जी बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई सब्जी बनाई, उसमें आप नमक कितना डालते हो? स्वाद अनुसार। और जो आपका ऑयल होता है वो भी आपका क्या होता है? लिमिट में होता है, यानी कि ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब वो सब्जी आपने खाई, जितनी खाई, उसके बाद में आपने उसे रख दिया वैसे ही, खुला रख दिया या ढककर भी रख दिया तो भी, लेकिन उसमें जीवाणु आ जाते हैं वायु के द्वारा और वो सब्जी को करते हैं खराब। टेम्परेचर आ जाता है उसमें, ठीक है, बहुत सी चीजें आती हैं, वो इसको सब्जी को क्या कर देती है? खराब कर देती है। अब आपने बनाया अचार, क्या बनाया? अचार बनाया। आप अचार में देख लेना, एक तो नमक बहुत डालोगे आप, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नमक डालोगे,
और दूसरा ऑयल भी बहुत अधिक मात्रा में डालोगे। ये ऑयल और नमक होते हैं ना, ये आपके भोजन को संरक्षण करने में काम आते हैं, यानी कि ये भोजन को जीवाणुओं से सड़ने से बचाते हैं, इसलिए अचार होता है वो हमारा नहीं सड़ता। ये चीज एग्जाम में पूछ सकता है कि भोजन को सड़ने से आप कैसे बचा सकते हो, तो वो नमक और ऑयल से भी आप इसे भोजन को सुरक्षित रख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर आपने इस बात को नया सीखा है तो 5 सब्सक्राइब करवा दो बस। ठीक है, चलिए आगे बात कर देते हैं। अब भोजन का सड़ना, पदार्थों का सड़ना, भोजन का सड़ना इसमें आ गया। और वैसे देखा जाए तो भोजन का सड़ना कौन सा परिवर्तन है भाई? सर भोजन का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, सही बात है भाई। रोगों का कारण, हमें मान लीजिए कोई भी रोग होते हैं, कोई भी रोग होते हैं, एक मिनट ऐसे से लीजिए भाई इसका। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए रोगों का कारण क्या होते हैं? जीवाणु। ये बात किसने बताई थी? रोगों का कारण, यानी कि हमें जो रोग होते हैं वो किस कारण से होते हैं। आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बहुत आपके लिए जरूरी होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई नया बेबी बॉर्न होता है, क्या होता है? नया बेबी बॉर्न होता है, तो उसको पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के जो हमारे माता पिता हैं वो पुरानी पीढ़ी के हैं और हम नई पीढ़ी के हैं। और आप में से जो क्लासेस देख रहे होंगे, कुछ बच्चों की शादी भी हो गई होगी और कुछ के बच्चे भी होंगे, है ना? तो आप अपने माता पिता में, अपने में और बच्चों में, तीनों में डिफरेंस देखना, आपको डिफरेंस पता चलेगा। आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्या डिफरेंस पता चलेगा? कि हमारे माता पिता वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, हम थोड़े से ज्यादा, और हमारे बच्चे उससे भी ज्यादा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसको क्या करते हैं? माँ का दूध बहुत कम पिलाते हैं, तो 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं यहां तक कनेक्ट करूंगा, इसलिए बता रहा हूं भाई। उसके बाद में क्या किया जाए? जैसे बच्चा मान लीजिए बैठने लग जाता है या थोड़ा बहुत लुढ़कने लग जाता है, बैठने लग गया, लुढ़कने लग गया, ये सारी चीजें वो करने लग जाता है। उसके बाद में कई पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको ना बस मिट्टी में नहीं खेलने देना, ये मिट्टी में हो जाएगा, अब इसको नहलाया है, ये गंदा हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। वो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो उसको खेलने दीजिए। अगर वो मिट्टी खा रहा है तो थोड़ी बहुत उसे खाने भी दीजिए। ठीक है, अगर वो धूप में फिर रहा है, फिरने दीजिए। अगर वो पानी से खेल रहा है, खेलने दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा ऐसे भी लापरवाही ना बरते, उसका ध्यान रखें। लेकिन वो जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए। मतलब क्या है इसका? अब जैसे मान लीजिए बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, तो मिट्टी में जर्म्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो बच्चे पर करेंगे अटैक। क्या करेंगे? बच्चे पे अटैक। अब हमारे शरीर में प्रतिरक्षण कोशिकाएं होंगी, कौन सी? डब्ल्यूबीसी। अब वो डब्ल्यूबीसी होंगी एक्टिव। अब वो डब्ल्यूबीसी एक्टिव होंगी भी, हाँ मेरे अंदर रोगाणु आ रहे हैं, मुझे उसको मारना है। ठीक है, एक्टिव होंगी, वो सेल्स डेवलप करेंगे। बच्चा रेगुलर मिट्टी में खेल रहा है, सेल्स डेवलप हो रही है। बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, सेल्स डेवलप हो रही है। ठीक है, ये जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है, 8-10 साल का हो जाता है, तब तक वो मिट्टी में जितने भी होने वाले जर्म्स होते हैं उससे बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। अब उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप 8-10 जैसे बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, आप उसे क्या करते हो? बेड से नीचे नहीं उतारते। ठीक है, उसको बार बार उसको मतलब मिट्टी में नहीं खेलने देना। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, तो उससे मिट्टी से एलर्जी होगी, धूप से एलर्जी होगी, पानी से एलर्जी होगी, हर चीज से उसको एलर्जी होगी। क्या करोगे? दवाइयां दिलाओगे? नहीं, आप उसकी जो प्रतिरक्षा सिस्टम है उसको कमजोर कर रहे हो, उसको एक्टिव नहीं होने दे रहे। क्यों भाई? उसको एक्टिव होने दो ना। बच्चे के अंदर जो चीज है, उसने धरती पे जन्म लिया है तो वो सर्वाइव करेगा। आप उसको क्या करो? उसको उसके बॉडी सेल्स को एक्टिव होने दो। आप उसको एक्टिव नहीं होते, नहीं उसको बचा रहे हो। बचाना नहीं है, सामना करवाना है। कब तक बचाओगे आप उसे? तो रोगों का रोग कारक क्या होता है? रोगों का कारण होता है जीवाणु। ये जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं। ये बात मैं कल बता चुका हूं, मिट्टी में, जल में, हर जगह, गर्म से गर्म जगह और ठंडी से ठंडी जगह, हर जगह पे ये जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आगे से ऐसा नहीं करना। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब इसके पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, किसने? लुईस पास्चर ने। कौन सी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज।
यानी कि रोगों को होने का कारण, डिजीज का मतलब होता है रोग, जर्म थ्योरी यानी कि जर्म से और जीवाणुओं से जो होने वाले रोग है उसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो बच्चे इसको कमेंट करेंगे, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसको कमेंट सेक्शन में डालोगे लिख के, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अगला वैज्ञानिक है रॉबर्ट कॉक, 1881। एंथ्रेसिस रोग के बारे में इन्होंने बताया था। कौन सा? एंथ्रेसिस रोग। किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस रोग। ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती, ये चौपायों में पाया जाता है, यानी कि जिसके 4 पैर होते हैं उस प्रकार के जीवों में ये पाया जाता है। कौन सा? एंथ्रेसिस, यानी कि पशुओं में आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मनुष्य में टीबी रोग। कौन सा? टीबी रोग। मानव रोग वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। टीबी का मतलब तपेदिक, काक, राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। तो रोगाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। हैजा रोग, हैजा रोग का कारण भी जीवाणु होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप डालोगे हैजा रोग का रोग कारक कौन सा है। आपके लिए 3 क्वेश्चन बन चुके हैं भाई। कौन कौन से? एक तो आपके लिए क्वेश्चन बन चुका है कि एंटोनी वोनिक ने क्या क्या खोज की थी। दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में ये बुक का नाम लिखना है, और तीसरा हैजा रोग का रोग कारक। 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। रॉबर्ट कॉक ने क्या किया? जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन करवाया। कृत्रिम संवर्धन का मतलब क्या होता है? कृत्रिम तरीके से इनको बहुत अधिक संख्या में बनाया। किसने? रॉबर्ट कॉक ने। चलिए लिस्टर, लिस्टर ने क्या कहा? लिस्टर ने कहा कि जीवाणुओं में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया। जीवाणुओं में प्रतिरोधी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी जीवाणु में पाई जाती है। प्रतिरोधी मत भी इन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। किन्होंने? लिस्टर ने। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको ये 4 बातें याद रखनी है। खोज एंटोनियो ल्यूवेनहोफ, किणवन की खोज लुईस पास्चर, रॉबर्ट कॉक एंथ्रेसिस रोग, और लिस्टर जीवाणुओं में प्रतिरोधी मत। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं इसके बारे में। प्राप्ति स्थान, जीवाणु प्राप्ति स्थान बता चुके हैं। अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। जीवाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये देखो अभी स्ट्रक्चर। कोशिका भित्ति सबसे बाहर की तरफ होती है, सबसे बाहर की तरफ ये वाला भाग है, ये इसकी कोशिका भित्ति है। किसकी बनी होती है? काइटिन की होती है और बहुत ही सुदृढ़ होती है। इसके बारे में अपनी बात कर चुके हैं। इसके नीचे पाई जाती है कोशिका झिल्ली। किसके नीचे? कोशिका भित्ति के नीचे आपकी क्या पाई जा रही है? कोशिका झिल्ली। प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। केंद्रकाल होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि केंद्रक के समान संरचना। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जीव द्रव्य में गुणसूत्र फैले रहते हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसे बोला जाता है सबसे सरलतम जीव। इसे जीवाणु को सबसे सरलतम जीव बोला जाता है। आकार कितना होता है? 2 से 10 म्यू एम, ठीक है। परजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। परजीवी और सहजीवी 2 देख लेते हैं जी। वैसे तो इसके बारे में परजीवी में क्या होता है? एक को लाभ एक को हानि, एक को लाभ एक को हानि। सहजीवी में होता है दोनों को लाभ। ये जो होते हैं ये दोनों तरीके से पाए जाते हैं। मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जनन कैसे होता है? रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? ये होता है आपका विखंडन के द्वारा। विखंडन कैसे होता है सर? एक ये जीव है, ये 2 भागों में टूटेगा, चलो जी बन गए 2 नए जीव, हो गया। विखंडन का मतलब होता है टूटना, बस, और कुछ नहीं होता। और विखंडन जो जनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आकृति क्या होती है इसकी? शल्कवाकार, छड़नुमा, बेलनाकार। एग्जांपल में देखिए बैसिलस एंथ्रेसिस। इसके 4 प्रकार हैं। एक आपने पढ़ लिया है, कौन सा? शल्कवाकार या छड़नुमा या बेलनाकार। इतना याद रखना है, यानी कि इसका कुछ इस तरह से होता है बैसिलस एंथ्रेसिस रोग। इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। अगले आएंगे सर्पिलाकार, गोलाकार, और 2-3 प्रकार हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है। इस सॉरी भाई थोड़ा सा गला खराब है,
ये मैंने 4 बातें यहाँ पे बताई थी, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और हाँ, एक मैं चीज और नोटिस कर रहा हूं भाई, मैं तो यही बोलूंगा अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो उनको क्या बात हो रही है कि जो पुरानी ऑडियंस है वो वीडियो नहीं देख रही, चलो कोई बात नहीं, आपको अगर अच्छी नहीं लग रही तो मत देखिए, ठीक है। लेकिन चैनल को कई बच्चे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, कीजिए। लेकिन कुछ शरारती तत्व है वो चैनल को अनसब्सक्राइब करवा रहे हैं भाई, तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान आपको काम में तरक्की दे। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।